जैसे कि आप लोगों को शायद पता चल गया होगा अभी यकीनन कि हमारे एग्जाम्स भी करीब हैं, फाइनल एग्जाम्स भी, और हमारे वैसे भी अभी लेक्चर्स में भी जी एंड टॉपिक्स हैं। सो मेक श्योर के अभी जो पिछली चीज़ें हैं जो अटेंड नहीं हो सकी हैं या कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि फाइनल पेपर हमारा जो होगा वो 4 आवर्स का होगा, मिड की तरह 24 घंटे का नहीं होगा। सो इस वजह से ना तो उसमें टाइम आपके पास लिमिटेड होगा तो फोर जी सर पेपर का तो 3 आवर्स का टाइम लिखा हुआ था पहले, जो डेट शीट आई है उसमें तो। हाँ 4 आवर्स इस तरह के एक्चुअल में पेपर जो होगा वो 3 आवर्स का मेन होता है, मगर जो उसमें 1 घंटा होता है ना, क्योंकि ऑनलाइन है सही है। तो नेटवर्क वगैरह के इश्यूज वगैरह के हवाले से कोई होता है तो एक मार्जिन दिया हुआ है कि वो आप अपलोडिंग या कोई ईमेल विद इन उस आवर के अंदर कर दें, सही है। इसे क्या कहते हैं कि एक्सटेंडेड आवर कर लें वो ऐसे, मगर मेन जो पेपर हमारा होगा तो बना हुआ भी सही पेपर है। इस तरीके से कि 2.5 से 3 घंटे का ही हो जिससे नॉर्मल होता है। ये एडिशनल ऑनलाइन के प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए इट मीन्स मतलब ये है कि आपके पास ना टाइम लिमिटेड होगा 3 आवर्स या 4 आवर्स, उसमें 24 घंटे की तरह नहीं होगा कि आप ना अपने कन्वर्ट करें। तो सारी बड़े टॉपिक्स भी इसमें 50 मार्क्स का टॉपिक्स भी हमें ओवरऑल सारे कवर करने हैं एग्जाम्स के हवाले से। तो मैं कह रहा था कि आप लोग जो है ना जो चीज़ों को क्विकली रिव्यू करें और जिसमें भी जो क्वेरी हो पूछनी हो चीज़ें ताकि पूछ लें, ताकि फिर उन चीज़ों को जो है रिजॉल्व करें और फिर आप पेपर बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। तो अभी कोई क्वेरी हो उस हवाले से ठीक है, नहीं तो आज जो मैं टॉपिक करवाने जा रहा हूँ वो टॉपिक न्यू तो नहीं कहूँगा क्योंकि इसको कुछ मैंने डिस्कस किया था, मगर उसकी डिटेल थोड़ी डिस्कशन जरूर करूंगा जो टॉपिक हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था। ठीक है, सारे ओके सर। ओके कर लिए हैं। अच्छा, कल फाइनल के हवाले से मैं इतना बता दूं, फाइनल जो हमारा होगा उसमें वेटेज होगा ना थ्योरी और आपका न्यूमेरिकल दोनों चीजें होंगी। टॉपिक्स उसमें कौन से होंगे, जो मेजर उसमें पोर्शन होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो मान लो सेमीकंडक्टर्स के टाइप्स और डोपिंग क्या होती है, क्यों करते हैं हम उसमें, और इस तरीके से फिर उनकी एप्लीकेशन जो डायोड बनता है उनसे, उनके हाफ और फुल वेव रेक्टिफिकेशन के जो मैंने चंद एग्जांपल्स करवाए थे उनसे रिलेटेड इस तरह के एग्जांपल्स आएंगे, और मतलब इस तरह की चीजें होंगी तो वो प्रैक्टिस उनको कर लें। डीसी मशीन में हमने ना डीसी मशीन को अच्छे तरीके से चीजें कवर की थी, जिसमें हमारे पास डीसी मशीन की टाइप्स हो गई, डीसी मशीन की वर्किंग हो गई, डीसी मशीन में जो स्पीड और टार्क कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स किए थे और उनके कुछ डिफरेंट इक्वेशन थे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपको जिससे भी मैं पढ़ा रहा हूँ सारे शेयर करता जा रहा हूँ और उन्हीं में से चीजें होंगी, बस आप लोगों को रिवाइज कर दें कि कहाँ पर कौन सी चीज है और ताकि फार्मूला वगैरह आपको टाइमली चीजें मिल सके। तो ये मेजर हमारा क्वेश्चन होगा, मगर मिड से पहले वाले क्वेश्चन को स्किप नहीं करूंगा मैं, उसमें से भी कुछ क्वेश्चन जरूर आएगा, जिस तरीके से बेसिक जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में से ओहम्स लॉ, केवीएल, केसीएल और उनसे रिलेटेड हमने प्रॉब्लम किए थे, तो वाई टू डेल्टा डेल्टा वाई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो वो भी जरूर उनमें उनका थोड़ा टच होगा, मगर उनका जो ओवरऑल मास का वेटेज होगा कम होगा एज कम्पेयर टू डीसी और ये जो हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉन वाले पार्ट का है। बात क्लियर हो गई? सर काइंडली दोबारा रिपीट कर देंगे, एक्चुअली नेटवर्क की वजह से सही कन्वे नहीं हो पाया। हाँ कौन सी चीज आप, मतलब मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो हम जो चीजें हम एग्जाम्स के हवाले से पहला पार्ट जो इस था वो सर्किट्स का, जिसमें केवीएल, केसी, ohms लॉ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वाई टू डेल्टा डेल्टा टू वाई, ये जो पार्ट है ना मतलब इनको कवर करवाया था। तो इसमें कुछ थ्योरी और कुछ प्रॉब्लम्स इनमें से भी आएंगे। अच्छा, सेकंड पार्ट जो हमारा था डीसी मशीन्स का, कि मशीन क्या होता है, डीसी मशीन, फिर उसके टाइप्स, डीसी मशीन की वर्किंग किस तरीके से है, उनकी टाइप्स हो गई, फिर उनके प्रॉब्लम्स करवाए थे कि किस टाइप में क्या फर्क पड़ता है, उसके स्पीड टार्क कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब स्पीड और टार्क का क्या रिलेशन होता है किस किस टाइप में, उनके ना ग्राफ बनवाए थे, मतलब शो करवाए थे और ग्राफिकल इक्वेशन वगैरह पे, जो वो बिल्कुल मतलब बहुत डेप्थ में नहीं है चीजें,
मैंने बहुत ही आपके जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से चीज़ों को रखा है। उसको लेक्चर्स को रिवाइज़ करेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर। लेकिन सर वो तो जी, जी। हमने मिड में कवर नहीं कर लिए थे। मिड में हमारा मेजर पोर्शन जो था ना वहाँ पे था आपका सर्किट से रिलेटेड था। आपका बाकी ये जो आपने किया सर्किट्स होगा ना और असाइनमेंट डीसी मशीन्स भी था। हाँ, डीसी मशीन आपने असाइनमेंट में किया होगा शायद आपको वो ज़हन में है। मैं मिड में जो आप लोगों को मैंने दिया था, मैं आपको वो अगर बता सकूँ तो मिड में हमारा पोर्शन जो था ना, वो मशीन का भी था, मगर वो मशीन का स्पीड और का हमने किया। उसके बाद मैंने मशीन के कुछ और भी करवाए थे, वो पार्ट अभी इसमें कवर करूँगा मैं। हाँ, जो सेकंड उसमें पार्ट जो हमारा था, मैंने किया जो क्वेश्चन डीसी मशीन का भी दिया है, बिल्कुल दिया है। जो सेकंड पार्ट था ट्रांसफार्मर और उसकी वर्किंग प्रिंसिपल और उससे जो है कौन-सी उसमें टेस्टेस होती हैं और किस लिए होती हैं और ट्रांसफार्मर में रिफरिंग क्या होती है इन चीज़ें और उसके रेशियो वगैरह से वोल्टेज उसको किस तरीके से निकाला जाता है, क्या फ़ॉर्मूलाज़ अप्लाई होते हैं, करंट का क्या रिलेशन है, फिर प्राइमरी सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है, ये सारी चीज़ें की हुई और पूरे स्लाइड जो है ना बड़ी ज़बरदस्त स्लाइड्स बनी हुई थी जो मैंने नेट से ही हेल्प ली थी। उन वो शेयर भी कर दी मैंने आप लोगों को एलएमएस पे। तो उसको देखते ज़रूर देखिएगा वो चीज़ें, वो पार्ट भी हमारा होगा और तीसरा जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आज। क्लियर? मैं इसलिए रिवाइज़ कर रहा हूँ ताकि ये ये टॉपिक्स आपको ज़हन में रहें कि ये एग्ज़ाम्स के पार्ट होंगे। एग्ज़ैक्ट जो मैं बता रहा हूँ वही सवाल नहीं होंगे, मगर ये टॉपिक से पार्ट होंगे जो मैंने करवाए इंशाल्लाह उनको कर लेंगे तो आप इज़िली इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके? यस सर। ओके गुड। अच्छा, मैं आ रहा हूँ ट्रांजिस्टर को थोड़ा-सा दोबारा रिवाइज़ कर रहा हूँ। ट्रांजिस्टर है क्या चीज़? ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंपोनेंट है। इसमें होता क्या है, हमने स्टार्ट किया था सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स कौन से हैं? वो ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको ना तो हम कंडक्टर्स कह सकते हैं, ना वो इंसुलेटर्स हैं। उनकी क्वालिटी जो है उन दरमियान एक लाया करती है। तो उनको हम कुछ चेंजेस करके, प्रोसेसिंग करके उनको हम कंडक्टर बना सकते हैं या इंसुलेटर हो सकते हैं। मतलब करंट एज़ अ रेजिस्टेंस भी प्ले रोल कर सकते हैं। तो वो प्रोसेस हमने किया डोपिंग। डोपिंग करने के बाद एक सेमीकंडक्टर 2 कैटेगरीज़ में हो रहा था। एक एन टाइप और पी टाइप। पूरा कवर कर चुका हूँ कि कैसे बनता है, क्या होता है। जब एन टाइप और पी टाइप मटेरियल को हमने आपस में कनेक्ट किया तो उससे एक पीएन डायोड एक्जिस्टेंस में आया। तो उसको हमने कवर किया और उसकी एप्लीकेशन में हमने देखा हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर और इसकी सबसे जो ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो है बहुत सारी चीज़ें और भी इसकी एप्लीकेशन है मगर इसका इम्पोर्टेंस ये है कि एसी पावर को या एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है? अगेन इसकी इम्पोर्टेंस मैंने बता चुका हूँ कि एसी टू डीसी क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे पास जो हो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से कॉमनली जो पावर हमें एक घर तक पहुँचाते हैं या एक कंज़्यूमर तक पहुँचाते हैं, वो नेटवर्क प्योरली हमारा एसी है। मगर जो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट्स है जो जहाँ जो फैसिलिटीज़ जिनको हम यूज़ करते हैं, कंज़्यूमर यूज़ करता है, लैपटॉप है, फ़ोन है या आपके पास एयर कूलर है, एसी है, सो मेनी थिंग्स। वो उनमें से बहुत सारी चीज़ें जो है ना डीसी पे ऑपरेट कर रही होती हैं। तो उसको एसी से डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि उनको डीसी पावर सप्लाई हो सके। और सिमिलरली जो डीसी का सबसे बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ा वो ये है कि डीसी को हम स्टोर कर सकते हैं डीसी पावर को इन डिफरेंट फॉर्म मतलब उसको सबसे बड़ा आपके पास स्टोरेज का एग्जांपल है, हमारे पास लिथियम आयन बैटरीज़ जहाँ घरों में आपने बैटरी गाड़ियों में बैटरी देखी होगी, क्योंकि डीसी को हम स्टोर कर सकते हैं, तो इस वजह से भी हमें जो है ना इलेक्ट्रिकल पावर को, एसी पावर को डीसी में कन्वर्ट करके डीसी में स्टोर करते हैं। फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो डीसी को फिर एसी में कन्वर्ट करते हैं। तो वहाँ वहाँ पर फिर इनवर्स प्रोसेस होता है। तो एक होता है एसी टू डीसी, दूसरा होता है डीसी टू एसी। आई बात समझ में? तो ये जो है डोमेन पूरा
स्पेशलाइज्ड फील्ड है जिसको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है, ठीक है? जिसमें हमारा मेजर कंसर्न यही होता है कि एसी टू डीसी और डीसी टू एसी किस तरीके से कन्वर्जन की जा सकती है, कौन-कौन से सर्किट है, उनकी एफिशिएंसीज़ कितनी है, कन्वर्जन एफिशिएंसी कितनी है, उसमें दूसरे भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो चेक करते हैं उसमें हार्मोनिक वगैरह, तो उनको किस तरीके से कंपनसेट किया जाता है, वो पूरा एक डोमेन है। मगर हम सिर्फ बेसिक टच देख रहे हैं कि डायोड की एप्लीकेशन वो ये है कि एट द एंड उसके बैक एंड में जो है ना, कहीं न कहीं डायोड का रोल होता है। अगर डायोड नहीं हो, तो ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर ऐसे ही है कि जब वो एक एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डायोड कह लें, तो गलत नहीं होगा सेंस में कि एक एन टाइप मटेरियल और पी टाइप मटेरियल को जब इकट्ठे करते हैं, तो वो बन जाता है पी-एन जंक्शन डायोड। मगर इसी के साथ हमने क्या करें, एक और ब्लॉक रखते हैं सेमीकंडक्टर का, जो कि डोप्ड सेमीकंडक्टर एन टाइप का। तो ये जो कंपोनेंट बनता है इसको हम कहते हैं ट्रांजिस्टर, ठीक है? अब ट्रांजिस्टर जो होता है 3 टर्मिनल बन जाता है क्योंकि हर एक के साथ एक टर्मिनल है। अब ये जो कंपोनेंट है, ये ऐसा कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में, इसको इसके इन्वेंशन के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स समझो को एक दुनिया को एक नया शेप दे दिया। कैसे? क्योंकि इन ये ट्रांजिस्टर एक ऐसे डिवाइस था जो कि साइज़ में बहुत कॉम्पैक्ट था, बहुत छोटा था। क्योंकि इससे पहले जो है ना ट्रांजिस्टर का जो काम हम करवाते थे, वो करवाते थे वैक्यूम अ, एक वैक्यूम ट्यूब्स होते थे उनके थ्रू होता था। वो क्या होता था कि हमें एक सिग्नल को मिसाल दो एम्पलीफाई करवाना है फॉर सपोज़ जिस तरीके से मेरा आवाज़ है या आप हम घरों में अज़ानें सुनते हैं या इस तरीके से पब्लिक एड्रेस सिस्टम है जहाँ पे एक आम सा बंदा बात कर रहा होता है मगर वो पूरे का पूरा हाल सुन रहा होता है। तो वो क्या होता है कि एक्चुअल में जो मैं बोल रहा हूँ या मस्जिद में जो अज़ान देने वाला अज़ान बोल रहा है, उस अज़ान के उस सिग्नल को अज़ान को चेंज किए बगैर मतलब अज़ान के सिग्नल में कोई नई नॉइज़ आने के बगैर उस सिग्नल को एम्प्लीफाई करवाना, उस सिग्नल का मैग्नीट्यूड बढ़ा देना इलेक्ट्रॉनिकली। तो वो जो काम होता था पहले वैक्यूम ट्यूब्स एक होते थे, उनके थ्रू करता था मगर उसमें बहुत ही मसले एक तो वो बहुत ही साइज़ में बड़ा होता था, उसके मसले-मसाइल बहुत ज़्यादा होते। ये जो जब ट्रांजिस्टर आया तो उसके कंपेयर में बहुत ही छोटा था और ये बहुत एफ़िशिएंट था। तो इससे हमारे जो है लॉजिक गेट्स बनना शुरू हुए, लॉजिक गेट्स के से फिर हमारे प्रोसेसर्स बनना शुरू हो गए और फिर उसने आपके सामने है कि एक पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन आ गया है, जो कि डिजिटल डिवाइसेस का और स्मार्टनेस और कंप्यूटेशनल पावर से। तो ये सारा जो बेसिक जो कंपोनेंट्स के बैक एंड पे ट्रांजिस्टर्स हैं। अब जो ट्रांजिस्टर्स हैं, उनकी साइज़ जो है नैनोमीटर्स में मतलब वो जो हमारा एक सिंपल बाल होता है ना, सर के बाल, अब उनकी साइज़ से भी कम के ना एक ट्रांजिस्टर आता है। हमारे एक सिंपल जो एक कंप्यूटर से माइक्रो प्रोसेसर होते हैं ना उस उनके अंदर। बात समझ में आई? ये सिर्फ़ इनको इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये जो है रोल प्ले कर रहे हैं अपना। अच्छा, अब इनकी जो है मैं आपको दिखाऊँगा एप्लीकेशन अगेन मैं इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैं जो बुक फ़ॉलो कर रहा हूँ, वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बाय फ्लॉयड। बहुत बेसिक है मतलब उसमें लिखा हुआ है चीज़ें बेसिक लैंग्वेज में, इतनी मुश्किल लैंग्वेज भी नहीं है और बहुत ही बेहतरीन तरीके के सिंपल एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ही मतलब परफेक्ट है इसको अ, ज़रूर पढ़िएगा। अच्छा स्क्रीन शेयर हो रही है? जी, सर हो रही है। ओके गुड। अभी तो कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज़ ऐड करनी हो या पूछनी हो, बेशक टेक्निकल नहीं नॉन टेक्निकली जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ये सिर्फ़ इम्पोर्टेंस और अभी जो मैंने चीज़ें बताई ये क्या चीज़ें हैं इसके बारे में ही मैंने डिस्कस किया है। सब क्लियर है बातें अभी? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? यस
यस सर, क्लियर है। ओके, गुड। अच्छा, सो ये ट्रांजिस्टर को अगर सिंपल एग्जांपल्स में सिर्फ समझें तो वो कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से एक सिंपल हमारे पास घरों में जो नल होते हैं ना, नल, उसकी एनालॉजी मतलब हम सिर्फ समझने के लिए, एग्जैक्ट तो वो नहीं होगा मगर उसको कुछ इस तरीके का फिनोमेना। वो क्या होता है कि आपके पास घर में जो हम शैंक में या फॉसेट हमारे पास लगी होती है जहाँ से हाथ धोने वगैरह के लिए, तो उसमें क्या होता है, एक टर्मिनल होता है, एक जगह से पानी आ रहा है और दूसरा उसका आउटपुट टर्मिनल जहाँ से पानी आउट होता है और जहाँ से हम हाथ वगैरह धोते हैं या अपना मकसद से पूरा करते हैं। अच्छा, अब उसके फिर नीचे ना एक नल लगा होता है, मतलब कंट्रोलर लगा होता है। अब इस कंट्रोलर की मदद से आपको जितना भी पानी चाहिए होता है, कभी कम चाहिए, कभी ज़्यादा चाहिए, तो उतना आप यहाँ बंद कर देते हैं या उसको खोल लेते हैं। तो एग्ज़ैक्ट ट्रांजिस्टर में कुछ इस तरह का ही फिनोमेना हो रहा होता है। क्या होता है, एक टर्मिनल जहाँ से करंट इनपुट आ रहा होता है और दूसरा जहाँ से करंट आउट हो रहा होता है। जहाँ से करंट आउट हो रहा है तो उसको हम एमिटर कहते हैं। जहाँ से यहाँ से दूसरा एक होता है कलेक्टर टर्मिनल कहलाता है और तीसरा आपका बेस कहलाता है। ठीक है? और एग्जैक्ट सेम है ना, वो जो तीसरा टर्मिनल होता है, अब यहाँ पे क्योंकि हम नल वगैरह में जो करते हैं कि हाथ से ही इसको या तो राइट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे होते हैं, तो हमारा जो है पानी उतने उस हिसाब से आ रहा है। ट्रांजिस्टर में क्या हो रहा है, वो कंट्रोलिंग भी करंट से ही हो रही होती है। आई बात समझ में? मतलब हम इन यहाँ से करंट इन आ रहा है, यहाँ से करंट आउट हो रहा है और यहाँ से कंट्रोलिंग जो हो रही है, वो भी करंट से ही हो रही है। यहाँ से तो हम मैकेनिकली हाथ से ही कर रहे हैं, पानी आ रहा है, पानी इन हो रहा है और आउट आ रहा है। मगर यहाँ पर जो कंट्रोलिंग है ना, वो भी बेस के कंट्रोल जो कर रहे हैं, वो भी करंट से ही कर रहे हैं। फिर सवाल ज़हन में शायद आप लोगों के आ सकता है कि भाई जब हम करंट इन आ रहा है और करंट आउट आ रहा है और करंट से ही कंट्रोल करवा रहे हैं, तो फ़ायदा क्या है? या नहीं? मतलब हम करंट वैसे ही इनपुट भी दे रहे हैं और फिर उसी से हम कंट्रोल करवा रहे हैं, फायदा क्या है? करंट तो ऑलरेडी हमारे पास है। सवाल हो सकता है या नहीं ज़हन में? किसी के ज़हन में इसका जवाब है या कोई ऐसे ही आप अपना अंदाज़ा, आपके ख्याल में क्या हो सकता है? या ऐसे होना चाहिए, होगा या नहीं होगा, या होगा तो क्यों होगा? अपना सजेशंस या अपनी राय इसमें दें, कोई भी इसमें मसला नहीं है कि गलत सही को ज़हन से निकाल दें। जी हसन, कोई मसला नहीं गलत जी सही, सर। मतलब इस हवाले से जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, कुछ भी अंडरस्टैंडिंग आ रही हो तो बता दें, गलत सही को ज़हन से निकाल दें, जो भी समझ में आता है। अरे ये कंट्रोल लीड जो लगी हुई है इस दोनों को इन और आउट को कंट्रोल करने के लिए लगा हुआ है। हाँ, जहाँ तक मतलब इसको डिवाइड करना है, इस हवाले से ही जहन में आ रही चीज। डिवाइड करना। अच्छा, डिवाइड नहीं करता। अब मज़े की बात होता क्या है, मैं इसको यूँ कहूँ, मैं आपको इसको ना एग्ज़ाम्पल रियल लाइफ़ से कुछ यूँ कहूँ कि आपके पास मिसाल तौर एक ये टर्मिनल डिवाइस, यहाँ से करंट आ रहा है, ठीक है? अब इस करंट को मैं नाम देता हूँ बेस है तो उसको नाम दे दिया IB। अब जो इम्पोर्टेंट है या इसमें जो अच्छी बात ये होती है कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो सिग्नल है ना, मैं सिग्नल इनपुट सिग्नल दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, ठीक है? मतलब इससे जो मेरा करंट गुजरेगा उसका एम्पलीट्यूड होगा 1 मिली एम्पियर, ठीक है? मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 मिली एम्पियर और जो मिनिमम होगा -1 मिली एम्पियर। ये बात समझ में आ रही है? ऐसे ही समझो कि मैं जो बोल रहा हूँ ना, मेरी जो आवाज़ है ना, ये समझो कि वो सिग्नल है। अब यहाँ से जब इस ये जो बेस में आता है, तो इसमें जो फिनोमेना होता है, तो इस तरीके से होता है कि यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा, हालाँकि एग्ज़ैक्ट सेम सिग्नल ही होगा, बस फ़र्क ये होगा कि उसका मैग्नीट्यूड बहुत हाई हो जाता है। बात क्लियर हुई? फ़र्क ये हो जाता है, वो क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी एक बीटा, एक इसमें जो टर्मिनोलॉजी है, ये कलेक्टर हो गया, ये एमिटर हो गया, ये हो गया बेस। अब ये होता क्या है, जो ट्रांजिस्टर होता है ना, वो उसके जो ऑपरेटिंग सिचुएशंस होती हैं वो 3 होती हैं। एक कहलाता है सैचुरेशन, दूसरा कट ऑफ, तीसरा एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन में कुछ इस तरीके से आता है कि जो भी बेस में करंट आता है,
वो करंट मल्टीप्लाई होता है एक फैक्टर से, जिसको हम कहते हैं बीटा, नाम दिया हुआ है, ठीक है? उससे मल्टीप्लाई होके फिर आउटपुट पे आता है। तो उससे जो बीटा की जितनी वैल्यू होती है ना, उतना वो सिग्नल एम्पलीफाई हो जाता है। हेलो, आवाज आ रही है? सर कट के आ रही है, ठीक है सर, समझ नहीं आई आवाज किसकी बात। अच्छा, कहाँ कहाँ पे कटी थी आवाज? सर बीटा पे। अच्छा, बीटा से, ओके ओके। अच्छा, हुआ क्या है, मैं ये समझा रहा था कि बीटा एक वैल्यू है। अच्छा, ये इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन जब जब ट्रांजिस्टर वगैरह की होती है, तो उसमें आपके पास सारा वो, क्योंकि हम डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, मगर इतना समझ लें कि ये फैक्टर है बीटा। वो जितना करंट हम यहाँ पे देते हैं, वो उस फैक्टर से मल्टीप्लाई होके हमें आउटपुट में मिल रहा होता है। अब फायदा क्या हुआ कि जो मैं सिग्नल यहाँ पे बेस में देता हूँ, वो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होके हमें एम्पलीफाई होके मिल रहा है। एम्पलीफाई होने का फायदा ये हुआ कि हमारा सिग्नल जो है, उसकी पावर बढ़ गई। सिग्नल में इंफॉर्मेशन जो है ना, वो अंदर वही है। ये ऐसे ही है जैसे मैं जो बोल रहा हूँ, मेरी जो वॉइस है या मैं जो भी बोल रहा हूँ, वो एक्चुअली में वही है, मगर वो सिर्फ एम्पलीफाई हो जाता है। वो ऐसा हो जाता है कि आप बड़े स्पीकर में इजीली आप सुन सकते हैं, मतलब पूरा का पूरा हाल में आवाज गूंज सकती है। अगर स्पीकर से कनेक्ट कर दूं, मैं माइक में बोलूं, माइक से मेरा सिग्नल जा रहा है, वो आगे एम्पलीफायर लगा हुआ है, एम्पलीफायर में इंटरनली इस तरह के डिवाइस लगे हैं जो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, और फिर हमारा स्पीकर में जाता है, और स्पीकर उसको फिर साउंड में कन्वर्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉनिकली ये जो है इंटरनली आपका जो क्या करता है कि सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। ये एक तो सबसे बड़ी इसकी एप्लीकेशन ये है। अच्छा, जो दूसरी इसकी एप्लीकेशन ये है, वो ये है कि ये ट्रांजिस्टर ना, ये एक किस्म का एज ए स्विच के तौर पे काम करता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्विच। अब स्विच का काम क्या होता है जनरली, बताएं? नॉर्मली हम घरों में स्विच होता है, वो क्या करता है? सर कंट्रोल का ही काम करता है, ऑन ऑफ पे। ऑन ऑफ करता है, मतलब या तो ऑन हो जाएगा या ऑफ हो जाएगा। मिसाल लो, अब हमारे घर में ये स्विच लगा हुआ है कि एक इसको मैकेनिकली में जाके खुद या तो बंद करूं या ओपन करूं। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक स्विच इसलिए कहते हैं कि अब मैं साल दो यहाँ पे मैंने कुछ एलईडी लगाई हुई है। एलईडी पता है ना क्या है? एलईडी तो देखती यस होगी। सर। हम भी यूज करते हैं, छोटी सी वाला छोटी सी लाइट होती है, जैसे लाइट इमिट होती है, जिसको लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं। अगेन ये सेमीकंडक्टर की प्रोडक्ट है, और डायोड की ही एक किस्म के, जिसको लाइट इमिटिंग कहते हैं। अच्छा, अब समझो कि ये एलईडी लगी हुई है। अब क्या होता है, जिस तरीके मैंने बोला ना, ये ट्रांजिस्टर जो है ना, 3 रीजन्स में काम करता है। कौन सा? एक एक्टिव रीजन, एक सैचुरेशन रीजन, दूसरा कट ऑफ रीजन। कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन ऐसे ही है कि कट ऑफ मतलब कोई भी करंट पास फ्लो नहीं होगा, और सैचुरेशन रीजन ऐसे ही है कि जिसमें फुल करंट फ्लो हो रहा होगा, मतलब यहाँ से फुल करंट फ्लो हो रहा होगा यहाँ से, ठीक है? तो ये जो टर्मिनल है ना बीच में, क्या करेगा, इसको इस तरीके से कनेक्ट करेगा, या तो कट ऑफ रीजन में रखेगा, मतलब यहाँ पे जो सिग्नल इसको ऐसे देगा, या तो कट ऑफ रीजन में रखेगा, या उसको सैचुरेशन रीजन में रखेगा। इससे फायदा क्या होगा, हमारे पास इसको जो है ना ऑन ऑफ करवा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। अब इसका एग्जांपल यूं ले लें कि सपोज करें कि आप ऐसा सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, या ऐसी आपको एप्लीकेशन की जरूरत है कि एक आपने घरों में हमने लगाया हुआ है ना, एसी वेसी लगी होती है, तो उसमें क्या हो रहा होता है एसी में, कि आपके पास ऑटोमेटिक एसी सुनी होंगी, देखी हुई होंगी, घर में यूज की होंगी। तो उसमें क्या होता है कि आपने रखी हुई है कंडीशन के भाई, इसको जो रूम टेम्परेचर है ना, अगर वो 30 डिग्री से अबव होना शुरू हो जाए ना, तो एसी चल जाए। ऐसा ही है ना? अब आपने क्या किया, यहाँ पे समझोगे एसी का सिस्टम कनेक्ट कर दिया, ठीक है? यहाँ पर, अब यहाँ पर वो आपका सेंसर लगा हुआ है जो कि टेम्परेचर चेक कर रहा है। अब जैसे ही टेम्परेचर की वैल्यू आपने इसको इस तरीके से एडजस्ट कर दिया कि यहाँ पे रजिस्टर वगैरह लगते हैं, जाहिर बात है, अकेला ये यूज नहीं होता। इसको इस तरीके से एडजस्ट कर दिया कि जैसे ही टेम्परेचर की वैल्यू मिसाल लो 30 डिग्री से अबव होना जाना शुरू हो गई, तो ये इसको सिग्नल देगा कि एसी को ऑन कर दे। मतलब पहले ये कट ऑफ में था, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा था, अब उसने
जैसे ही सिग्नल टेम्परेचर से अब 30 डिग्री से अब हो गया तो ये स्विच ऑन हो गया और एसी चलना शुरू हो गई। जैसे ही मिसाल लो एसी चलेगा टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो गया, जब डाउन होना शुरू हो जाएगा फिर दोबारा ये क्या करेगा, एसी को बंद कर देगा। ये क्या हो रहा होगा, ऑटोमेटिकली चीजें हो रही होंगी। वो क्यों? क्योंकि आपको मैकेनिकली इन चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब ऑन ऑफ तो करवा रहे हैं, एसी एक्चुअल में ऑटोमेटिक क्या है? ऑन ऑफ करवा रहे हैं और तो कुछ नहीं है, वरना एसी तो अपना रेगुलर काम जिस तरह करती कर रही है। मगर उसकी जो ऑन ऑफ को है ना, आपने क्या किया, एक सेंसर से कनेक्ट कर दिया और आपने कहा कि इस सेंसर की ये वैल्यू से अबोव जाए, अबोव हो तो ऑन हो जाए, उससे लेस हो तो ऑफ हो जाए। तो ये काम जो है ना, आपने सेंसर को दे दिया और वो ऑटोमेटिकली खुद ही करता जा रहा है। बात समझ में आई? तो इस तरीके से स्विचिंग होती है। ये तो बहुत एग्जांपल। दूसरा जो लॉजिक गेट्स होते हैं, लॉजिक गेट जो आपने फिजिक्स, आप लोगों ने फर्स्ट इंटर में पढ़ा है, फर्स्ट इंटर में या डिप्लोमा में इस तरह की चीजें पढ़ी हैं, लॉजिक गेट्स वगैरह एंड यस सर, पढ़े थे। लॉजिक गेट्स का आइडिया होगा ना। अब वो लॉजिक गेट मिसाल लो एक नाट है, नॉट गेट में क्या होता है कि हम जो भी सिग्नल यहाँ पे मिसाल लो 1 दिया तो आउटपुट यहाँ पे 0 आएगा, अगर 1 0 दिया तो आउटपुट 1 आएगा, ये पता है ना। यस सर। ठीक है, अब इस तरीके से ये ट्रांजिस्टर है ना, इन वो जो लॉजिक गेट्स बनते हैं ना, उनके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो रेजिस्टर और डायोड्स की मदद से बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टर डायोड लॉजिक, RDL। दूसरे होते हैं रेजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। मतलब रेजिस्टर और ट्रांजिस्टर की मदद से ये डायोड्स गेट्स बनाते हैं। मतलब एक एंड गेट बन गया, नॉट एंड आर। अब वो एंड आर नॉट मिलकर फिर मेमोरीज बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप। तो वे एक्चुअल में जो ये जो गेज लॉजिक गेट्स बनते हैं ना, वो सारे ट्रांजिस्टर्स की मदद से बनते हैं। और वो ट्रांजिस्टर से लॉजिक गेट्स की मदद से मेमोरीज बनती हैं, प्रोसेसर्स बनते हैं, वो सारे ये चीजें होती हैं। और यही वजह है कि एक सिंपल प्रोसेसर जो होता है, उसमें अंदर जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो मिलियंस में होते हैं। कुछ आइडिया हो गया होगा, मतलब कुछ बात सेंस अब आपका डेवलप हो गया होगा कि भाई ठीक है, ट्रांजिस्टर की क्या इंपॉर्टेंस है। क्लियर है? और ये देखो लिखा हुआ भी यही है, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल स्विच आर करंट एम्पलीफायर। ठीक है, यहाँ तक कुछ बात बात मतलब क्लियर होगी, कुछ सेंस डेवलप हुआ ट्रांजिस्टर के बारे में। यस सर, इतना ही। ओके गुड, बस अगर यही डेवलप हो गया तो चलो, ये भी मेरे लिए खुशी की बात है कि इतना भी समझ लिया। क्योंकि हम बहुत ही बेसिक टच कर रहे हैं चीजों को। ये जो मैंने पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये जो 3 पार्ट है ना, ये तीनों बैचलर इंजीनियरिंग के बैचलर में तीनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। अब बहुत चीजें मतलब हम उसमें कर सकते हैं, मगर आप लोगों को सिर्फ मुझे इतना डेवलप करवाना है सेंस कि ये चीज है, इसका ये है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे कैसे क्या चीजें। क्योंकि आपका मेजर जो है डोमेन वो मैकेनिकल है, मगर आजकल के दौर में मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्बिनेशन चल रहा है। मतलब मैकेनिकल को हम इलेक्ट्रॉनिक्स से बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोग खुद ही एक्सपीरियंस की होंगी या जॉब वगैरह में भी चीजें देखी होंगी कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल आजकल ना साथ साथ चीजें चल रही हैं, जिसको हम कहते हैं मैकेट्रॉनिक्स। अगर किसी का से हवाले से कोई मतलब एक्सपीरियंस अपने जॉब के हवाले से शेयर करना चाहे तो बस बता दे। ठीक है, क्लियर है? ओके हसन। यस सर, ओके। ओके गुड, तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो आप जब इंशाल्लाह लैब्स अभी आप लोगों को इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगे कुछ अर्से में, 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर मतलब अब वहां पे आप देखेंगे जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो इस तरह के, ये बीजेटी। अब इसमें इंटरनली आप ब्रेक करेंगे ना, ये ट्रांजिस्टर जो साइज नजर आ रही है ना, इसका कोई 1/4 पार्ट में भी से भी कम पार्ट में ये ट्रांजिस्टर इंटरनली जो एक्चुअल सेमीकंडक्टर्स वगैरह कनेक्टेड होंगे। और ये फिर भी बहुत बड़ी साइज के हैं ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर वगैरह में लगे होते हैं वो बहुत सोचे, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी रिसर्च बढ़ रही है तो वो जो एडवांसमेंट के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग इतनी एडवांसमेंट हो गई कि ट्रांजिस्टर जो है ना वो बहुत छोटे हो गए हैं। अच्छा, अब इन ट्रांजिस्टर्स की जो क्लासिफिकेशन है फिर 3 है। अब ये बायपोलर जंक्शन एक ट्रांजिस्टर कहलाते हैं, दूसरे आपके जेफेट जिसको जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहलाते हैं, और तीसरे मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर जिसको शॉर्ट में कहा जाता है मॉसफेट। मॉसफेट इस तरीके से
आते हैं और ये जेफेट और बीजेटी आपको एक जैसे नजर आएंगे। अच्छा, अब होता क्या है इनमें, मैं उनके थोड़ा सा ना, ये सैम्पल्स हैं, ये आपका मैंने आपको कहा ना 3 पार्ट है, एक बेस है तो ये बेस कहलाता है, ये कलेक्टर, ये एमिटर। एनपीएन और पीएनपी ये 2 टाइप्स के। अब कैसे 2 टाइप्स के बने, ये याद है किसी को, अगर लास्ट लेक्चर में कोई आया हो तो? अच्छा अभी बताएं हसन, जो अभी मैंने बताया था ट्रांजिस्टर कौन से मटेरियल्स को कनेक्ट करके हमने बनाया था, कौन से मटेरियल से वो? जो अभी मैं जिक्र कर रहा था थोड़ी देर पहले, तो ट्रांजिस्टर किन मटेरियल्स के बने हुए हैं? सर वो तो मुझे याद नहीं है सर। अच्छा चलो, मैंने अभी बताया था, जो हम सेमीकंडक्टर्स है ना, सेमीकंडक्टर्स को हम लगाते हैं, मतलब ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है दोबारा। तो ये पी टाइप, एन टाइप और एन टाइप। अब इस तरीके की अगर अरेंजमेंट हुई हो तो उनको हम कहते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। फिर मिसाल तो आपके जहन में आ सकता है कि भाई हमने 2 एन क्यों रखे हैं और बीच में पी क्यों रखा है? हम ऐसे भी हो सकता है कि बीच में एन और साइडों में पी हो, तो बिल्कुल हो सकता है, उन ट्रांजिस्टर को हम कहते हैं पीएनपी। अच्छा, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है वो, मगर जो इसमें हमारे पास जो ट्रांजिस्टर्स हैं जो वो एनपीएन ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। उनकी एक टेक्निकलिटी रीजंस हैं बहुत सारे, उनकी क्योंकि इसमें जो मेन करंट कैरियर्स जो होते हैं वो चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की जो चार्जिंग जो फ्लो है रिलेटिवली थोड़ा सा वो फास्ट होते हैं बनस्पत पॉजिटिव जो होल्स के। तो इस तरीके से जो दोनों टाइप्स के जो ट्रांजिस्टर्स हैं उनकी जो सैम्पल्स, इलेक्ट्रॉनिक सैम्पल्स जो हैं वो ये हैं। मतलब सर्किट में हमें कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है? जिस तरीके से हम रेजिस्टर का एक सिंबल है, कैपेसिटर की एक सिंबल है, या इंडक्टर की एक सिंबल है, तो उससे जहाँ पे सर्किट में होता है तो हमें पता चल जाता है कि ये रेजिस्टर या कैपेसिटर या इंडक्टर है। एक्चुअली सेम वे में आपके पास जो है ना ट्रांजिस्टर की इलेक्ट्रॉनिक सिंबल ये है, तो इससे इंडिकेट हो जाता है कि सर्किट में कौन सा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, एनपीएन और या पीएनपी है। और ये बीजेटी टाइप के ये सब नजर आ रहा है ना, ये इस तरीके का शेप जो बना होता है, ये बीजेटी टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, ठीक है। जो मैं जिक्र कर रहा था, जो ट्रांजिस्टर में वो ये देख रहे हैं, ये पी टाइप का मटेरियल यहाँ पर है, ये एन टाइप का मटेरियल दोनों साइड में। तो इस ट्रांजिस्टर को हम कहते हैं क्या, कौन सा ट्रांजिस्टर कहते हैं? नाम अभी क्या बताया मैंने? बीजेटी, हाँ बीजेटी है, मगर उसमें कौन सी टाइप है बीजेटी की? एनपीएन। एनपीएन, ठीक है। और एनपीएन क्यों? क्योंकि जो हमारा जो इसकी कंस्ट्रक्शन होती है उसमें जो इधर एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, बीच में पी टाइप, फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। क्लियर है? अच्छा, अब सवाल ये होता है कि जिस तरह पीएन जंक्शन डायोड में मैंने कहा था, जब हम 2 मटेरियल्स को आपस में इकट्ठे रखते हैं तो बीच में एक लेयर बनता है जिसको हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर, ठीक है। तो इसमें भी दोनों तरफ डिप्लीशन लेयर बनेगा, देख रहे हैं ना, लिखा हुआ है। अच्छा, अभी तक इसमें कोई क्यूरी हो तो पूछ लें। क्लियर है सब चीजें, मतलब सारी चीजें समझ में आ रही यस। है? ओके, गुड, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये लिंक ना थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, तो मैं आप लोगों के साथ दोबारा एक दूसरा लिंक शेयर करूंगा, तो उसमें फिर हम रिमेनिंग पार्ट को कवर करेंगे। अच्छा, अब ये पूरी जो है इसकी वर्किंग समझाई हुई है कि कैसे ये एक सिंपल जो है ट्रांजिस्टर वर्क करता है। अच्छा, होता क्या है, अब फॉर सपोज अब एक कंडीशन क्या होती है कि भाई पहले एक सिंपल तीनों मटेरियल को इकट्ठे किया और कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, व्हेन नो वोल्टेज अप्लाइड एट ट्रांजिस्टर बेस,
मतलब यहाँ पर कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया। Electrons in the emitter are prevented from passing to the collector side because of the p-n junction। अब मिसाल लो जो इमिटर साइड में इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन टाइप मटेरियल में, इसी वजह से इसको हमने एन नाम दिया है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो यहाँ पर पास ही नहीं होते, जब वोल्टेज आप अप्लाई नहीं करते ना इधर पास नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि बीच में ये डिप्लेशन लेयर ऐसे ही जैसे एक किस्म की दीवार या रुकावट बनी हुई हो, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने नहीं देता। ठीक है। इफ ए नेगेटिव वोल्टेज इज अप्लाइड द बेस, अब मैंने सपोज करें यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई कनेक्ट कर दी, थिंग्स गेट इवन वर्स as p-n junction between the base and emitter becomes reverse bias resulting in the formation of depletion region। अब होता क्या है कि पीएन जंक्शन में जब हम डायोड पढ़ रहे थे तो डायोड में बताता है दो टाइप्स के, मतलब आपके पास जो इसके वर्किंग कंडीशन, एक तो ये है कि एक होता है फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस कब होता है? जब इसकी पॉजिटिव साइड पे, जहाँ पे पी साइड है वहां पे पॉजिटिव बैटरी वोल्टेज लगाएं और नेगेटिव साइड पे नेगेटिव लगाएं तो करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में और हमारे पास ये फॉरवर्ड बायस कहलाएगा। जब इसको रिवर्स करूं, मिसाल लो यहाँ पर मैं जो है यहाँ पे लगा दूं नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये जो रिवर्स बायस हो जाएगा और रिवर्स बायस में डायोड ऐसे एक्ट करता है जैसे हमारा एक किस्म का रेजिस्टर का हो। तो अब यहाँ पे सपोज करें, फिलहाल इस मटेरियल को जहन से निकाल दें, ऐसे लगते हैं ये पीएन जंक्शन है। अब पीएन जंक्शन में आपके पास यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई आ गई, तो यहाँ पर मतलब नेगेटिव यहाँ पे जीरो भी अब लगाते हैं तो इट मींस ये लोअर पोटेंशियल पे, ये हायर पोटेंशियल पे, तो ये जो है ना रिवर्स बायस में डिप्लेशन लेयर ना बढ़ जाता है, यूं कहेंगे फूल जाता है, बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन डिप्लेशन रीजन दैट प्रिवेंट्स करंट फ्लो। जब इस जगह पर डिप्लेशन लेयर बढ़ जाएगा तो नुकसान क्या होगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस तरफ मूव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी होती है ना कि वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब मूव ही नहीं कर पा रहे क्योंकि डिप्लेशन लेयर और भी बढ़ गया, तो ये एक हो गया एक सिनेरियो। ठीक है, अब देखें क्या होता है। इफ ए पॉजिटिव वोल्टेज इज अप्लाइड टू द बेस, अब हम क्या किया, पहले हमने क्या किया, यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज लगाया था, यहाँ पर ग्राउंड था, तो यहाँ पर आपके पास हो गया रिवर्स बायस। रिवर्स बायस हुआ तो डिप्लेशन लेयर बढ़ गया और करंट को फ्लो ही नहीं होने दिया, ऐसे ही हो गया कि जैसे जस्ट लाइक दीवार हो गई। अब दूसरा से केस क्या है कि यहाँ पर कलेक्टर पे हम सप्लाई वोल्टेज पॉजिटिव लगा दें, इसको हम ग्राउंड कर दें, तो जब हम किसी डिवाइस में, मिसाल लो ये एक रेजिस्टर है, सिंपल समझे, ये एक रेजिस्टर है, यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई लगाए, यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई लगाए, तो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा बताइए? सर फॉरवर्ड में। मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, करंट की डायरेक्शन क्या होगी? सर पॉजिटिव। ठीक है, सही है। हमेशा हम जो डायरेक्शन की करंट की डायरेक्शन लेते हैं वो ये लेते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, ये हमारी कन्वेंशनल मेथड है। अब क्या हुआ कि हमने इधर दे दिया वोल्टेज कितना, पॉजिटिव, पॉजिटिव दे दिया, तो इट मींस यही पॉजिटिव हो गया और ये ग्राउंड पे। अब ये पॉजिटिव है ग्राउंड पे, मतलब पॉजिटिव वोल्टेज जैसे फॉर सपोज 1 वोल्ट भी लगाऊं तो इससे ज्यादा ही वोल्टेज है ना, ग्राउंड से तो ज्यादा ही है, तो ये जो पार्ट है ना ये बन जाएगा फॉरवर्ड बायस। मतलब यहाँ पर जो डिप्लेशन लेयर बना हुआ था ना वो खत्म हो जाएगा। जब वो खत्म हो जाएगा तो इन इलेक्ट्रॉन्स को समझो कि पाथ क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही है जिस तरह ट्रैफिक वार्डन सिग्नल दे दे कि भाई अब गाड़ियां वो सिग्नल फ्लो करने का सिग्नल दे दे, तो ये समझो कि एग्जैक्ट ऐसे ही सिनेरियो हो रहा है कि यहाँ पर जब पॉजिटिव वोल्टेज आता है तो ये जब 0.6 से ज्यादा हो, बस ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, जब 0.6 से ज्यादा देते हैं तो ये जो डिप्लेशन लेयर है ना उसको वो ब्रेक कर देता है, खत्म कर देता है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ जो है ना